खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मैं असदुल्ला खान हूँ। क्या हो रहा है सिंध में, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। अब इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पीटीआई के कुछ रहनुमा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के घर की तरफ रवान दवा होंगे या पहुंच रहे होंगे या पहुंच चुके होंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत ने पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को हालात के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए और गुफ्तगू करने के लिए अपने पास खाने पर बुला रखा है। कुछ देर के बाद वहाँ पर ये शाया हो जाएगा। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब कल पहुँच रहे हैं सिंध में, और वहाँ जाकर उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कैजुअल हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वफूद के साथ वो मुलाकातें करेंगे, और कहा जा रहा है कि ख़ास मिशन पर हैं और वज़ीर आज़म का ख़ास पैगाम लेकर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जा रहे हैं। कुछ पीपल्स पार्टी की सफ़ों में कहीं कहीं बेचैनी लगती है, लेकिन अभी तक वो जो दिखने की कोशिश कर रहे हैं उसके मुताबिक वो बता रहे हैं कि जी बिल्कुल अमन सुकून है, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम मेंबर्स जो हैं वो हमसे राब्ते में हैं, बावजूद इसके कि ख़बरें ये चल रही हैं कि कुछ लोगों ने अपने फ़ोन बंद कर दिए हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि हमारे साथ को 20 से 25 लोग राब्ते में हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तकरीबन बन चुका है। तो क्या हो रहा है? क्या पीपल्स पार्टी के साथ वही होने जा रहा है जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग की बलूचिस्तान में हुकूमत गिराने के लिए कुछ अर्सा पहले खेल खेला था? सनाउल्लाह जहरी साहब की हुकूमत ख़त्म करके वहाँ पर एक बिल्कुल रजीम चेंज हो गया था। क्या वो हो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, या बस ये प्रेशराइज करने की एक टैक्टिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ये तमाम चीज़ें आज के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकारों का बर्दस्त पैनल मौजूद है, और तीनों ही तज्ज़ियाकार अपने बड़े ज़बरदस्त पोर्टफोलियो और प्रोफाइल के हामिल हैं। ताहिर मलिक साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सर आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बरेलवी साहब आपको भी खुशामदीद। और रज़ा रूमी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं मलिक साहब अगर कराची से, चूँकि बरेलवी साहब वहाँ से हैं और वहाँ की सूरत हाल हम उनसे जान लेते हैं। पहले बरेलवी साहब, क्या हो रहा है यहाँ सिंध में? क्या वाकई संजीदा कोशिश है पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने की? फवाद चौधरी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर सिर्फ वज़ीर आला भी तब्दील हो जाए तो कोई मसला नहीं है, हमें काबिल कबूल होगा, लेकिन ये वाला वज़ीर आला तब्दील होना चाहिए क्योंकि इसका नाम ECL में है, चूँकि JIT में इनका नाम है। तो क्या हुकूमत तब्दील हो रही है, वज़ीर आला तब्दील हो रहा है, या कुछ भी तब्दील नहीं हो रहा? देखिए, ऐसा देख तो बहरहाल ये जो केस है JIT का, ये बहुत अहम है, और ये भी बात है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिसने वाकई ज़रा पीपल्स पार्टी को हिला कर रख दिया है। और बदकिस्मती से हमारे पॉलिटिशियंस की ये तारीख रही है कि ये चाहे गैर कानूनी काम करते हैं या एक पार्टी के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई होती है तो खुश होते हैं। जिस तरह कमोवेश यही सूरत हाल नवाज शरीफ साहब के दौर में थी। और फिर पीपल्स पार्टी ये भी है कि एक सहूलतकार बनी। आपने जिक्र भी किया बलूचिस्तान का, फिर सेनेट के इलेक्शन में भी हमने रोल देखा, फिर बाकी भी जब जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई जॉइंट अपोजिशन का मामला आता था, इलेक्शन था प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर का, तो उन्होंने न जाने नामालूम अफराद के कहने पर, ये पता नहीं कौन किसके कहने पर, वो रोल अदा किया जिससे तहरीक इंसाफ को तक़वियत मिली। और अब आपने देखें कि जब शरीफ पार्टी ठिकाने एक एतबार से लग चुकी है पार्लियामेंट में, तो अब उन्होंने जरदारियों की तरफ रुजू किया है। लेकिन देखें, तहरीक इंसाफ एक तवील जद्दोजहद के बाद आई है। उनका ये ख्याल है कि वो एक बहुत आला अरफा उसूल रखते हैं। अगर वो इस बुनियाद पर तो कहें कि जनाब क्योंकि वज़ीर आला सिंध का नाम ECL में इसलिए नहीं, तो वो तो हम कहेंगे तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे रहनुमा हैं। खुद उनके खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर पे यही इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम जहांगीर तरीन साहब तो बहुत सरगर्म है, बहरहाल बाहर कर दिए गए, अभी भी वही पार्टी चला रहे हैं। लेकिन इस तरीके से वफादारियाँ बदलना ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल आप ये देखें कि KP में तमाम तर मुखालफत के बावजूद नवाज शरीफ ने कोशिश नहीं की कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत करे, जो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि देखें कि अगर अंदर से कोई टूट फूट होती है, निकलती है, लेकिन नैब और अदालतों के तर्जुमान बनकर ये ऐसा लगता है कि उनको जो इन्फ्लुएंस कर रही है तहरीक इंसाफ के ये जो हमारे चौधरी साहब जरा ज़्यादा पुरजोश हुए हुए हैं, जो उनके रहनुमा, ये किसी तौर पर भी मैं इसको एक सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं समझूंगा। पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से सामने है। अभी मैं लड़का ना खुद देख के आया हूँ, ये ग्राउंड रियलिटी है कि सिंध में अक्सरियत लोगों की अभी भी भुट्टो खानदान को, घड़ी खुदाबख्श को वोट दे रही है। तो अगर एक इन्होंने अगर कोई
एक ग्रुप बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, कुछ बहरों को तोड़ा, इधर को करा, और इस तरह कोई मुसल्लत करी हुकूमत, या फिर उन्होंने ये जोर दिया कि किसी सीएम चले जाएं। यानी अगर वो खुद पार्टी हिकमत अमली के तौर पर ये कर ले तो दुरुस्त होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ इस तरह में जो पुरजोश तरीका दिखा रही है वो किसी तौर पर भी उनके 120 दिन की कार्रवाई, उन्होंने जो कारकर्दगी में बात नहीं करूंगा, कोई मुनासिब नहीं समझा जाएगा। जी ठीक है, सियासी रिवायात। मलिक साहब, ये क्या पीपल्स पार्टी फिर ये कर सकती है कि प्रेशर को झेलने के लिए या काउंटर करने के लिए कम से कम अपना सीएम तब्दील कर दे? 20 लोग एक बहुत बड़ी तादाद है। फैसल गौड़ा दावा कर रहे हैं कि 20 से 25 लोग हमसे राब्ते में हैं। क्या ये मुमकिन है इस वक्त ग्राउंड पर? मेरा पहले वो नंबर्स पे बाद में बात करेंगे। मैं मुजाहिद साहब से एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, जमहूरियत और अपने लिए, तीनों के लिए अच्छा नहीं कर रही। उसकी बिल्कुल एक सिंपल सी रीज़न है। देखिए, पाकिस्तान में अगर एहतसाब हो रहा है तो एहतसाब को आप कॉन्स्टिट्यूशनली अगर लेते हैं तो वो दो इदारे हैं। अगर नैब कर रही हैं, अदालतें करती हैं, दोनों का तल्लुक हुकूमत से नहीं है। वो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप किस माइंड के साथ जा रहे हैं। आप अपने इसको 100% सियासी मसला आपने बना दिया, और आप ये बूझते हुए, असल में पीटीआई को ये लगता है शायद कि इसका क्रेडिट अगर हम नहीं लेंगे तो फिर हमने क्या कमाया इसमें से? नहीं, असद मुझे बड़ा रहम आ रहा है इमरान पे और तहरीक इंसाफ पे, जो जिस तरफ जा रहे हैं। इनको पता नहीं है कि मतलब देखें एक चीज़, ये मेरी राय है, कुड बी रॉन्ग। सिंध में पॉलिटिकली अवेयरनेस अच्छी है या बुरी है, वो अभी तक भुट्टो फिर बेनज़ीर, वो सिंधी की जो अक्सरियत है, जो पीपल्स पार्टी के साथ उनकी जो मोहब्बत है, वो सिंध से मोहब्बत है। वो अपनी आइडेंटिटी कौन से इशू, हालांकि मैं मतलब एक मेरी राय से आप डिसएग्री कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छा खासा जो पाकिस्तान ने इतनी प्राइस पे किया डेमोक्रेसी की, इन इलेक्शन की, आप अपने आप को हमें आ रहे हैं बिला वजह, आपका ताल्लुक ही कोई नहीं बनता भी। आप सीएम बदलना चाह रहे हैं, आपका इशू नहीं। आपका इशू ये है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू तो इकोनॉमिक्स है, आपकी परफॉर्मेंस है, आपका होमवर्क है, आपके इन्वेस्टमेंट आपने लानी थी। आपने तो 80 रुपए का डॉलर करना था, आपने तो 40 रुपए का पेट्रोल करना था, आपने तो जो मुझे ख्वाब दिए थे, आपने तो लाहौर में कोई 100 मीटर की बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन मुझे दी कि देखें पैसे इस तरह आ जाएंगे, इस तरह हम टैक्स चोरी रोक लेंगे। तो वो किधर गया? अच्छा, मैं कथा कलामी के लिए मलिक साहब माजरत चाहता हूँ। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पीपल्स पार्टी का जो नुक्ता नजर है वो जान लो। चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कितने लोग हैं पीपल्स पार्टी के जिनका टेलीफोनिक राब्ता पीपल्स पार्टी से मुनक़ता हो चुका है, जो कि पीटीआई दावा कर रही है? पीटीआई ख्वाब देख रही है। पीटीआई अपने ख्वाब के मुताबिक माहौल बनाना चाहती है, और मेरे ख्याल में ऐसी कोई सूरत नहीं कि सिंध में उसको इस किस्म के कोई दोस्त मिले, लोग मिले जो पीपल्स पार्टी में होते हैं, उनसे वफा करें। हाँ, ऐसे लोगों की कमी नहीं है पीपल्स पार्टी के, नहीं मिल सकते हैं जो उनका साथ दें और इसमें। लेकिन मैं समझता हूँ इस किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका अख्तियार करके सिंध में पीपल्स पार्टी की जमहूरी अक्सर को अकलियत में तब्दील किया गया, तो न इस हरकत ने पहले फायदा दिया है वफाक को, न देगा। जानियो साहब, क्या ये दुरुस्त है कि अभी जो नोडेरो में मीटिंग हुई उसमें मुराद अली शाह साहब ने इस खदशे का इजहार किया था कि हमारे कुछ लोग अगर कोशिश की गई तो वहाँ आप अपनी वफादारियां बदल सकते हैं, जा सकते हैं हुकूमत की तरफ? ऐसा नहीं कहा। बात ये थी कि अफवाह है, खबरें चल रही हैं कि सिंध में ग्रुप बनेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, इस किस्म की बातें हो रही, उनको खतरा नहीं था। लेकिन पीपल्स पार्टी कैद ने वाज़ेह कह दिया कि ऐसा कोई खतरा नहीं है सिंध को। चांडियो साहब, ये बताइएगा क्या आप वज़ीर आला तब्दील होने जा रहा है सिंध का? देखिए, ये हालात पर है। अभी कल ही मेरे कायद का बयान आया है कि सिंध चीफ मिनिस्टर पर हमारा मुकम्मल एतमाद है। जब उनका ये ऐलान आ गया है तो मैं तो किसी सूरत में ये नहीं कह सकता कि वो तब्दील हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो वज़ीर आला हैं मौजूदा मुराद अली शाह साहब, क्या वो अदालत में जा रहे हैं अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए? जाना तो चाहिए, लेकिन वो अपने कानूनी जो मशीर होंगे, जो उनके मशवरे पे, मेरी राय तो है कि उनको जाना चाहिए। और ये बड़ी गिरी हुई हरकत है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम आप ECL में डाल दें, इससे बड़ी और आप और साजिश क्या करेंगे सूबे के खिलाफ? एक कौम के नुमाइंदे, एक सूबे के नुमाइंदे हैं जिनको अल्लाह ताला के बाद अवाम ने हक के हक में दिया है, उसको अब अगर आप किसी अंदाज से गिराना चाहें और बेइज्जत करना चाहें, पैदा करना चाहें, तो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। और अगर सूबे में ऐसी कोई सूरत है
तो फायदा वफाक में भी नहीं होगा। चांडिया साहब, आपने कहा कि ये जमहूरी रिवायात के खिलाफ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ जो कोशिश या साजिश कर रही है ये वही है तकरीबन इसका पैटर्न जो आपने बलोचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के लिए और फिर बाद अज़ां सेनेट के इंतखाबात के लिए किया था? ये बिल्कुल वैसे ही पैटर्न नहीं है? जी नहीं, हल्के ऐसी बात कोई नहीं है। वहाँ के लोगों ने की, हमने एक कोशिश की कि वफाक में अगर बलोचिस्तान की हिस्सा बनता है तो अच्छी बात है। हमने कोई ऐसी साजिश नहीं की कि बलोचिस्तान उसका क्रेडिट तो मगर लिया था जरदारी साहब ने, चांडिया साहब। यकीनन अगर एक नुमाइंदे बलोच सेनेट के चेयरमैन बन के आ रहे थे तो उसमें हमने मदद की, अच्छी बात थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया चांडिया साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। रोमी साहब, अब सवाल मेरा पता नहीं चांडिया साहब को समझ नहीं आया या मैंने गलत सवाल कर दिया कि ज़मीर तो जाग सकता है ना। यहाँ पंजाब में 12 लोग जो हैं वो हुकूमत की तब्दीली के दरकार हैं, वहां पर 20 लोग दरकार हैं, तो यहां से 12 लोगों का ज़मीर जगाना है। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि वफाक में 4 लोगों का सिर्फ ज़मीर जगाना है, यानी 4 लोग इधर उधर किए तो इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। तो आपको सिंध में या किसी और सूबे में या मरकज में कहीं कोई तब्दीली नजर आ रही है, कोई सियासी अफरा तफरी दिखाई देती है रूमी साहब? देखिए, एक बात तो तय है कि सियासी अफरा तफरी तो है, ये हलचल जो हो रही है, ये थोड़ा अदमे इस्तेकाम जो दिखाई दे रहा है, ये तो एक हकीकत है, इससे तो हम नहीं आंखें चुरा सकते। मगर क्या सिंध में हुकूमत तब्दील हो जाएगी? मेरे ख्याल से इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पीपीपी का मुतबादिल सिंध की असेंबली में और सिंध के अवाम में वो मुश्किल होगा करना। ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये फिलहाल तो एक प्रेशर टैक्टिक हो रहा है। प्रेशर टैक्टिक से ये मुराद है कि जो मुकदमात है जो कि बड़े संगीन है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? एक देखिए इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तो ये है कि इमरान खान साहब का चूंकि वादा था एहतसाब का, उनकी सपोर्ट बेस है, उन्होंने अपने लोगों को बताना है कि वो सीरियस हैं एहतसाब के मामले में, और वो इसके वादे भी करते रहे हैं। देखिए आप उनकी तकारीर देख लीजिए, इंटरव्यूज देख लीजिए, तो वो उनका बड़ा एक वाजे पॉइंट है, कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर किसी का यह ख्याल था कि इमरान खान साहब ये नहीं करेंगे तो वो गलत थे, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का यह भी कहना है, दूसरी राय जो है वो ये है कि चूंकि इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी उस तरह से वो नहीं रही स्टेलर या बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उनको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। तो उसका एक तरीका यह भी है कि ऑपोजिशन को इन्हीं चक्रों में, केसों वेसों में जरा उलझाए रखो कुछ महीने, ताकि ये जो आने वाले चंद महीने हैं जिसमें कि पाकिस्तान को IMF के पास जाना है या नहीं जाना, और एक माशी जो है अबतरी की तरफ या इन्फ्लेशन की तरफ हमने जाना है, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। तीसरा जो एक एक्सट्रीम व्यू है जो कि चंद लोगों ने उसका इजहार भी किया है, वो ये है कि गालिबन वो ये कहते हैं कि ये एक मूव है पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरह एक वन पार्टी मॉडल की तरफ कि एक ही पार्टी रूल करे। मैं इससे ज़ाती तौर पे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी जगह है और वो इतना मुतनव्वो है और फेडरेशन है कि उस पर वन पार्टी रूल हो ही नहीं सकता। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात यह है कि ये पीपीपी को सोचने की जरूरत है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, पीपीपी तो इसका खुद हिस्सा रही है, चाहे वो सेनेट में तब्दीली हो, बलूचिस्तान की हुकूमत को गिराना हो, या दीगर 2017 में पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल यही रोल अदा किया है जो आज उन पर हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जमहूरी पार्टियों के लिए, सियासी पार्टियों के लिए इसमें एक सबक है कि जब आप कोई और रूट अपनाते हैं जो कि जमहूरी नहीं होता या सियासत से बाहर होता है, तो फिर वो कभी ना कभी आपके सामने भी आता है, क्योंकि वो एक गलत सिलसिले की एक कड़ी होती है। बाहर कैफ ये कड़ा एक इम्तिहान है पीपीपी के लिए। और देखिए, जैसे कि चांडियो साहब की मैं इस बात से इत्तफाक करूंगा जो उन्होंने वफाक की बात की है। देखिए, सिंध में जो है उसके अवाम ने एक पार्टी को मैंडेट दिया है और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे उसका लीडर या सीएम केसेस में इन्वॉल्व। जब तक केस प्रूव नहीं होता उस वक्त तो वैसे ही कोई तुक नहीं बनता कि हम उनको मुलजिम करार दे दें, मुजरिम करार दे दें। वो तो अभी अदालतों में जाएगा मामला। अब तो JIT की रिपोर्ट आई है, JIT की रिपोर्ट तो महज एक इब्तदाई तफ्तीशी कार्रवाई है। अदालत उसका जायजा लेगी, उसका एविडेंस देखेगी कि आया वो ठोस है या नहीं है, उसके बाद वो फैसला करेगी कि हाँ सीएम या जरदारी साहब या उनकी हमशीरा साहिबा मुलव्विस है मनी लॉन्ड्रिंग में, या उन्होंने इस तरह की जराइम का इर्तिकाब किया है। जी, वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा। तो अभी मसला अभी ये है कि अभी देखिए
एक और जो इसमें सूरत हाल है ना वो ये है कि MQM और BNP, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि वो कुछ खफा रहे हैं। माजी की हफ्तों में आपने बयानात देखे होंगे, MQM भी कुछ नाराज रही है, BNP ने कहा जी हमें वादे किए गए थे, हमने एजेंडा दिया था, नहीं पूरा हुआ। अब मसला ये कि उनमें से एक पार्टी भी अगर इस कोलिशन से सेंटर में निकलती है, बिलफर्ज अव्वल तो नहीं निकलेगी क्योंकि अभी उनकी एक एल्फी लगी हुई है सबको, तो अगर वो निकलती है तो ये हुकूमत जो है इसके लिए मसला होगा और फेडरल गवर्नमेंट के लिए, और वो उसको भी तो मेरे ख्याल से ये काउंटर मूव शतरंज की जारी है कि अच्छा अगर आपने इधर इस्लामाबाद को देखा तो हम सिंध में भी आपको गिरा देंगे, ठीक है, या लेकिन जो है ऐसा होगा। लेकिन रजा साहब सवाल ये पैदा होता है जो मैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद बरेलवी साहब के सामने और तारिक मलिक साहब के सामने रखना चाहूंगा कि ये सारी के बाद पीटीआई गेन क्या करना चाहती है। अगर पीटीआई ये समझती है, उसके पास कैलकुलेशंस हैं कि वो हुकूमत नहीं गिरा सकती, उसको इस तरह से सक्सेस नहीं मिल सकती, तो फिर सिर्फ ये इंप्रेशन देकर के वो आप पर एक दबाव बना रही है। वो क्या गेन करना चाहती है, पीटीआई को मिलेगा क्या? कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं होगा? पीपल्स पार्टी उन्हें ये ताने तो नहीं देने लगेगी कि देखा आप आए, कोशिश की, लेकिन आप नाकाम हो गए? तो क्या पीटीआई को क्या मिलेगा? एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस सवाल पर ये सवाल उठाते हैं, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बरेलवी साहब, सवाल हम ये उठा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पूरी एक्सरसाइज में से क्या मिलेगा अगर वो हुकूमत तब्दील नहीं करना चाहती या नहीं कर पाती। अभी रजा रूमी साहब ने सही एक जानिब तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि एक नारा 5 साल से या इससे भी ज़्यादा अरसे से पीटीआई लगा रही थी, और वो था एहतसाब का नारा कि हम इनको पकड़ेंगे, हम एहतसाब करेंगे। और ये इतना लाउड था ये वाला एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट भी कि अगर वो ये नहीं करते तो फौरी तौर पर पीटीआई का जो कारकुन है, वर्कर है, जो इसी तब्दीली के नाम पर और करप्शन के एहतसाब के नाम पर वोट देकर आया है, वो फिर पीटीआई से पूछने लगेगा जनाब आपने तो एहतसाब का वादा किया था, आप कर क्यों नहीं रहे? तो क्या अपने उस वादे को पूरा करने के लिए कम से कम दिख रही है पीटीआई, दिखाना चाहती कि हम ये कर रहे हैं, हालांकि कर इदारे रहे हैं, नैब कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जी, पाकिस्तान में बदकिस्मती से अव्वल तो कोई सियासत में अखलाकियाती नहीं है। जब मियाँ साहब जो है वो 14 साल बाद पावर में आए थे तो मुशर्रफ के 56 MNA उनके टिकट पे कामयाब हुए थे, नून लीग के। मैं 2013 की कह रहा हूँ, और सब वजीर भी बने। और फिर इमरान खान साहब ने जो ये कहा था कि जनाब मैं जो है वो किसी करप्ट आदमी को नहीं लूँगा, फिर बाद में देखिए वो इस बात पर कायल हो गए कि इलेक्टेबल के ज़रिए वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे। जहांगीर तरीन खुद उनकी पार्टी के नाहल करार दिए गए, एक्टिव मौजूद हैं। और इलेक्टेबल के नाम पर आप इस वक्त मुझे 40 इस वक्त जो कैबिनेट है इनकी, जो एडवाइज़र हैं, उनमें बता दें कितने लोग काफ लीग पीपल्स पार्टी के हैं जिन्हें वो करप्ट कहा करते थे। और सॉरी टू से हुमायूं अख्तर साहब मैं देख रहा हूँ सेनेट के टिकट में उनको टिकट दिया गया था। क्या नाम लेना अच्छा ही लगता साहब, हमारी फहमीदा जुबैदा जलानी। मैंने एक नाम अगर मैं लूँ तो 50% से ज़्यादा लोग कम अज़ कम इस वक्त इसमें बैठे हुए हैं कैबिनेट में, और इस तरह जो इलेक्टेबल के नाम पर जो इनके साथ बैठे हैं, नून लीग के और मुशर्रफ लीग के और काफ लीग के और किस किस लीग के। तो पहली बात तो ये कि पहले ही मरहले पर पावर में वो इसी तरह आए जिस तरह नवाज शरीफ और जरदारी से आते थे, यानी इलेक्टेबल के जरिए, उन लोगों के जरिए जो रवायती तौर पर इल्ला माशाल्लाह, मैं उनके बारे में कोई नहीं कहूँगा कि कितने उनका क्या रहा। फिर आपने जो 100 दिन का, बोलते पता नहीं क्यों 100 दिन का कहा, आप इकोनॉमिक महाज पे डिलीवर नहीं कर सके। आप कहते थे जी मैं कशकोल तोड़ दूंगा, लेकिन आपने तमाम जो है पिछले 1 माह से देखा जा रहा है कि आज आप, बड़ी बेइज्जती की बात है, सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं? चले उम्रा के लिए जाने के लिए तो नेक काम था, पैसे लेने। UAE जा रहे हैं पैसे लेने, मलेशिया जा रहे हैं पैसे लेने, चीन जा रहे हैं पैसे लेने, IMF जा रहे हैं पैसे लेने, कतर जा रहे हैं पैसे लेने। तो 1.5 माह में आपने मुल्क में यहाँ की जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यहाँ की ज़राअत बढ़ाने के लिए, यहाँ टेक्सटाइल बनाने के लिए, यहाँ तो गैस नहीं मिल रही, यहाँ तो पेट्रोल महंगा हो गया है। रो रहे हैं वो लोग के जनाब हम यानी जो असल बात तो है, जो सारी दुनिया में हुकूमतें आती हैं सबसे पहले वो वहाँ पर
लोगों की बेरोजगारी खत्म करती हैं, ये तो वादे आमदन भी बढ़ाती हैं, इंडस्ट्री को फरोग देती हैं, डॉलर का तो यानी किसी शोबे में काम करने के बजाय आप लोगों की तवज्जो हटाने के बजाय आपने लगा दिया है नैब के लोगों को। और वो बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी इल्जाम साबित कैसे हुआ, खास तौर पर चीफ मिनिस्टर सिंध, अब ये कहा जाएगा ना सिंध के लोग कि अभी वो सिपेक में गए थे अपने सूबे के लिए जो है वो डेवलपमेंट के काम के सिलसिले में, आपने नाम उनका सीपीएल में डाल दिया इलेक्टेड सीएम का, जबकि बाय एंड लार्ज मुराद अली शाह के बारे में अब तक कोई हमने लाउड करप्शन का वाकया नहीं सुना। वो एक अच्छे उन पर इल्जाम ये ना वो फैसिलिटेट कर रहे थे, वो ओमनी ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहे थे, वो खुद जाती तौर पर करप्शन में मुलव्वस नहीं थे अकॉर्डिंग टू जीआईटी रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ में बैठे हैं, दोस्त नवाजी, मैंने कहा ना बनी गाला के हर दोस्त को तो उन्होंने ओहदे पे लगा दिया, मुशीर बना दिया, ये पोती कोई। अब मैं नाम लेना शुरू करूं, ये कहां से आ गए ये जो जुल्फी बुखारी टाइप लोग, नलील मुसरत टाइप लोग जो 20-20 साल से वहां बैठे हुए सिर्फ दोस्त नवाजी कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे, उन्होंने आपने सरकारी ओहदों पे मुसल्लत कर दिया। अब अगर आप फिर ये करेंगे तो इस तरह के हमें भी मैं नहीं करना चाहता। इमरान खान साहब को वक्त देना चाहिए हमें कि वो काम करें, लेकिन वो जिस तरीके की सियासत पे चल पड़े, मुझे लगता है वही जरदारियों और शरीफों और या उनके पीछे जो लोग चलाते थे वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, अच्छा बिल्कुल ठीक है, ये मैं साहब ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अब एक तो जनरल चले आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि पीपल्स पार्टी को के साथ जो इदारे कर रहे हैं अपनी उनकी फाइंडिंग्स की रोशनी में, जीआईटी की रिपोर्ट की रोशनी में इदारों को करने देना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली जो नारा पीटीआई ने लगा रखा है कि हम एहतसाब करेंगे, तो फिर पीटीआई अपना रोल कैसे प्ले करे, ये कैसे दिखे करते हुए कि जी हम कर रहे हैं। कल मेरे साथ मौजूद थे पीटीआई का रहनुमा, वो कहते हैं कि जी हम इस एहतसाबी अमल के पीछे खड़े हैं, हम इसका हिस्सा हैं, हम इसका पार्ट हैं, और वो इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। देखें ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की निशानी है। देखें एक बड़ी सिंपल सी बात है समझने वाली, अगर इमरान के पास होमवर्क हो, लीडरशिप हो, वीएन हो, मैनेजमेंट हो, पाकिस्तान के लिए प्लान हो, तो उसके लिए जो सबसे सूटेबल चीज़ है वो महाजराई से बाहर आना है, क्योंकि जिसने कुछ करना होता है उसको चाहिए होता है इस्तेकाम, उसको चाहिए होता है पीस। और दुनिया में हमेशा जो पावर जो हुकूमतें होती हैं, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो कि अगर इनको पीस और पीस दे दिया ऑपोजिशन को तो ये हमें ही तंग करने लगेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना आपको उसकी, मैं जिस तरफ आ रहा हूँ, महाजराई उनको सूट करती है जिनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, जिन्होंने करना कुछ नहीं। अगर इमरान के पास परफॉर्मेंस का कोई एजेंडा होता ना, तो इमरान के लिए बिल्कुल सिंपल काम यही इस तरह चलता था कि भाई एहतसाब करती है कोर्ट्स, एहतसाब करती है नैब, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती है। जब इमरान खान ये कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती कर रहा है। वो ये जो जीआईटी का आपने शोर डाला, ये किसने बनाई है मुझे बताएं आप? ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सारा कुछ हो रहा है। तो इमरान खान के साफ समझ ये आ रही है कि ना वीएन है, ना होमवर्क है, ना कुछ करने को है। अब ये है सारी पंजाबी गंडासा टेक्नोलॉजी कि आपने ना सुल्तान ही बन गया कि देखें मैं आके ना आपको अब सेटिस्फेक्शन देने को कुछ नहीं है। देखें एक मिनट सुने, जब से आप आए गैस महंगी हो गई, पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, बिजली आपने महंगी कर दी, डॉलर आपके सामने है, बेरोजगारी आपने सामने है। अब आप एक साइकोलॉजिकली एक जेली किस्म की ना लोगों को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि, और जो हमारी जो एक सैडिज्म होता है ना, जो सोसाइटीज़ अब्यूज्ड होती हैं, जो पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, साइकोलॉजिकली थकी होती हैं, इल्म मेरे जैसे लोग यहाँ छाए हुए हैं चारों तरफ, तो वो सोसाइटी के लिए एक ही प्लेयर होता है, वो प्लेयर है सैडिज्म, कि आप उसको पकड़ लो, उसको मार दो, उसको पकड़ लो। तो इमरान चला गया बिल्कुल बेसिस पे। क्या गेन करेंगे पॉलिटिकली? मैं कहता हूँ लूज ही इमरान सिर्फ करेगा। ये तो फिर आप बनाने लगे हैं, लॉटरी किसकी निकलनी है? देखो नवाज शरीफ की लॉटरी निकली है, आराम से जेल में बैठो, पावे खाओ, अखबार पढ़ो और आराम से 5 साल बाद आ जाओ। आज का जो पाकिस्तान है, मैं आपको कंक्लूजन देने लगा हूँ। मेरा सिंपल कंक्लूजन है कि पाकिस्तान में सियासत कोई भी नहीं है। इमरान की दुश्मनी इमरान से चल रही है, और इमरान की दुश्मनी सिर्फ एक चीज़ से, अगर इमरान परफॉर्म करेगा तो जरदारी और नवाज मरेंगे पॉलिटिकली। अगर इमरान परफॉर्म नहीं करेगा, ये जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी नैब आ जाए, जितनी मर्जी सुप्रीम कोर्ट आ जाए, ये वहीं के वहीं रहेंगे। अभी तक जो परफॉर्मेंस दी है उस पर तो ये सवाल, ये सारा पॉइंट ही यही है। अच्छा, लेकिन अब ग्राउंड पर जरा सिंध में वापस अगर रजा साहब जाएं, तो जो फवाद चौधरी साहब क्या लेकर लौटेंगे वहां से? देखिए मुझे नहीं मालूम कि वो क्या लौटेंगे, मगर मैं ये जो क्या लेने जा रहे हैं, पहला सवाल तो ये भी। आपने भी
देखिए बात ये कि ये इससे कतई नज़र कि वो क्या लाएंगे या क्या वो डील करेंगे, बड़ा सवाल ये है कि एक तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब मजबूर हैं हालात के तहत, क्योंकि देखिए जो माशी सूरत हाल है वो उनको विरसे में मिली है। हमें इस चीज़ का भी नहीं भूलना चाहिए कि जो अबतरी थी वो 1 साल से जारी थी और इसमें इनका कतन, हाँ ये ज़रूर है कि उनकी मैनेजमेंट जो है, चाहे वो माशी मैनेजमेंट हो या सियासी मैनेजमेंट हो, वो उस तरह की नहीं रही जैसी कि तवक्कुआत थी कि वो आएंगे और मदीना की रियासत बन जाएगी और इनकलाब आ जाएगा वगैरह वगैरह। ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा होता भी नहीं। हम तो यही कहते थे उनसे कि भाई ऐसा नहीं होता, ये बड़ा पेचीदा मुल्क है। तो एक तो वो है कि वो नहीं हो रहा, उसके साथ अगर वो अपने सपोर्टर्स को ये भी ना दिखा सके कि देखो मैंने अपने वादा पूरा किया कि मैंने जरदारी को भी जेल में डाल दिया और नवाज को भी जेल में डाल दिया, तो फिर वो उनके लिए बड़ा मसला होगा। उनके ऊपर एक तरह का एक प्रेशर है क्योंकि उनकी सपोर्ट बेस जो है, जो बड़ी वोकल है, जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देती है, जो आपको यूनिवर्सिटी कैंपसेस में दिखाई देती है, जो शहरी इलाकों में एक ऐसी मिडिल क्लास है जो समझती कि पाकिस्तान की रवायती सियासतदानों ने यहाँ पे कोई चोर बाजारी करके मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है और इमरान खान एक निजात दहिंदा के तौर पर आकर इसको ठीक करेंगे। तो इमरान खान साहब उनको भी रिस्पॉन्ड करें, मगर इसके साथ साथ वो ये भी एक इसमें बड़ा अच्छा है जो बात की मलिक साहब ने, कि वो जो उनकी परफॉर्मेंस की जो कमी है वो भी इस तरह पूरी होती है कि इससे फिर ये वो पार्टियां अपने लीडर्स को डिफेंड करने में बिजी हो जाती हैं, चाहे वो जरदारी हो, नवाज हो, शहबाज हो, बिलावल हो, फरियाल तालपुर हो, तो उससे ऑपोजिशन जो है एक तरह से। लेकिन जो आपने पहला सवाल पूछा था कि इसके मुज़मिरात क्या होंगे, देखिए मुज़मिरात तो बड़े क्लियर है। तारीख हमें यह बताती है कि 1990 की दिहाई में ये काम मियाँ साहब भी करते थे। इसी तरह का एहतसाब कमीशन उन्होंने सैफुर रहमान की सरबराही में बनाया हुआ था, जो कि पकड़ पकड़ के लोगों को हाउंड भी करता था इधर उधर, और उसका नतीजा आपने देखा कि क्या हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क पोलराइज हो गया, ऑपोजिशन मुत्तहद होगी उनके खिलाफ, और जब वो निकाले गए तो किसी ने अफसोस ना किया और एक आंसू ना टपका। तो ये सियासी हुकूमतों के लिए लॉन्ग टर्म में ये एक यूं समझिए कि अच्छी रविश नहीं होती कि जहां आप अपने सियासी मुखालिफिन को सियासी अमल नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशल या लीगल तरीकों से सप्रेस रखते हैं। बांग्लादेश में भी आज ऐसा ही हो रहा है। वहां पे शेख हसीना वाजिद ने पिछले कई 2 टर्म से वो पीएम बनी हुई हैं, उन्होंने अपनी ऑपोजिशन को दबा के रखा हुआ है। तुर्की में भी ऐसा है, वहां भी ऑपोजिशन को दबा के रखा हुआ है। तो ये जो होता है वो ब्लो बैक उसका आता है और पाकिस्तान में बड़ी जल्दी आ जाता है। तो अगर इमरान खान साहब के जो उनके सिंसियर मुशीर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनको ये समझाएं कि ये कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिसी या पोलराइजेशन जो है ये इनकी अपनी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हर वक्त इंतशार और डामाडोल रहेंगे तो फिर अगले साल से माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा, जिसकी कि हमें अशद ज़रूरत है। और ये बात तय है, तमाम रिसर्च ये शो करती है, दुनिया का कोई मुल्क उठा लें, कोई बड़े आज़म उठा लें, कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होता माशी तरक्की और माशी इस्तेहकाम नहीं आता। तो और अगर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो नौकरियों का वादा कैसे होगा? वो ये कहते हैं आपको ये साहब लगता है कि सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम हो जाएगा अगर पीपल्स पार्टी को हटाया जाएगा या जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या वजीर आला को तब्दील करने की बात की जाएगी, तो कोई मूवमेंट चलेगी, कोई एहतजाज सड़कों पर शुरू हो जाएगा। लेकिन पीटीआई के लोग इसको मानते नहीं। वो कहते हैं इनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है, ग्राउंड पर इनके साथ 4 बंदे नहीं है, ये जब तहरीक की कॉल देंगे तो लोग साथ निकलेंगे नहीं। वो तो ये बिलीव कर रहे हैं। मैं समझ गया। नहीं, ये सच है कि इस वक्त ऑपोजिशन की कोई ऐसी हिम्मत और वो क्या उसे बोलते हैं, उनके पास वो पावर नहीं है, स्ट्रीट पावर नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि हालात बदलते देर नहीं लगती। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि अगर सिंध में एहतजाज होगा जहां पे एक पार्टी की हुकूमत है, और वस्ती पंजाब में जहां पे नून की कुछ स्ट्रेंथ है, मौजूद है, और वो किसी तौर पे यूनाइट हो जाते हैं, तो फिर आगे जाकर वो मसला होगा। और दूसरी बात ये मत भूलिए, जो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं और पहले भी इसका जिक्र हो चुका है, कि अगर डॉलर की कीमत मजीद गिरती है, अगर महंगाई में मजीद इजाफा होता है, क्योंकि वो IMF की शराइत है भाई, वो हमारी आपकी और बेचारे सब्सिडी खत्म करें आप, प्रॉब्लम नहीं है, वो IMF ने शराइत आयद करनी है। जी जी। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर महंगाई बढ़ेगी
तो जो लोग मुतनफ़र होंगे हुकूमत से या गुस्से में आएंगे तो वो अपोजिशन की तरफ देखेंगे, वो कहेंगे जेल से निकालो इनको, जैसे उन्होंने कहा मलिक साहब ने कि डार को लेकर आओ या वगैरह वगैरह। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए, ये जमहूरियत का हुस्न भी है और उनका हक भी है कि वो अपना टर्म पूरा करें। लेकिन अगर सड़कों के ऊपर बेचैनी होगी, लोगों अवाम में बेचैनी होगी, खुसूसन मिडिल क्लास और मुतवसत तबके में, और लीडर्स जेल में होंगे, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सियासी जो है स्नो बॉलिंग इफेक्ट होगा और इसको बनने में 5-6 महीने 7 महीने लगते हैं। ये कोई इतनी ये हो चुका है माजी में। भुट्टो साहब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था 77 में? पूरा पीएनए की मूवमेंट और मिडिल क्लास उनके खिलाफ खड़ी हो गई। तो ये हालात बदलते देर नहीं होती, इसलिए ये होशमंदी का तकाजा होता है कि आप इस तरह से फूक फूक के कदम चलें। और आपने पार्लियामेंट को भी चलाना है, आपने कानून साजी भी करनी है, रिफॉर्म भी करनी है, इस्लाहात लेकर आनी है, उसके लिए आपको अपोजिशन की मदद दरकार है। सही है। अच्छा बरेलवी साहब, अगर थोड़ी देर के लिए हम ये तस्वुर कर लें कि जो कुछ पीटीआई कर रही है ये पॉलिटिकल मूव नहीं है, वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं कर रही, सियासी तौर पर नहीं कर रही, और बड़े उसूलों पर कारबंद होकर कर रही है, तो उनका थीसिस बड़ा सादा सा है। वो ये कहते हैं कि हम पहले से कह रहे थे कि आसिफ जरदारी करप्ट है और सिंध को इन्होंने तबाह कर दिया, और लाड़काने का हाल देख लें और इंटीरियर सिंध का हाल देख लें और इन्होंने क्या कर छोड़ा है। और अब जेआईटी की रिपोर्ट को उन्होंने उस पर जो है वो मिनोअन ईमान ले आए कि ये जेआईटी की रिपोर्ट साबित करती है कि आसिफ जरदारी करप्ट है। अब वो कहेंगे अखलाकी तौर पर हम कैसे आसिफ जरदारी को, जिसको जेआईटी ने करप्ट करार दे दिया है, हम कैसे एक सूबा एक करप्ट आदमी के हवाले कर दें? ये तो मुल्क तबाह हो जाएगा। तो हमारे हाई मॉरल ग्राउंड्स ये हैं कि हम करप्ट आदमी से, करप्ट पार्टी से ये सूबा वापस ले लें। ये सादा सा उनका शायद थीसिस है। असद ये तो बहुत आगे की बातें हैं। मैं तो बुनियादी बात ये करूंगा, बड़े रूमी और शाहिद मलिक साहब सीनियर सीजन लोग हैं, आपको डिलीवर करना है। लोगों ने आपको ये नाराजनी के लिए नहीं बुलाया था। कौन सा ऐसा शोबा है इकोनॉमिक का जिसमें आपने कैसी मज़हका खेज स्कीम, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कोई शोबा ऐसा देखें जिसमें 1% भी इंप्रूवमेंट न आया हो, सिवाय इसके कि उन्होंने अपने दोस्त नवाजी की इंतहा कर दी है। यानी और एक और सवाल, वेयर इज पार्टी? मैंने पहले भी खान साहब ने कहा था, पार्टी का प्राइम मिनिस्टर का सदर प्राइम मिनिस्टर, पार्टी का नायब सदर, पार्टी का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन फलां, बाकी सदर, पार्टी ही खत्म हो गई जिस पर आप कहते थे जी हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं। तो ये सब कुछ करने के बावजूद जरा इस पर कभी गौर करना चाहिए उनके थिंक टैंक को कि ये 3-4-6 महीने आप इस तरीके से करप्शन का नारा लगाकर अपने मुखालिफिन को दबाकर हो सकता है कोई सियासी गेन कर ले, लेकिन मुस्तकबिल में फिर आपका हम वही देख रहे हैं सियासी तौर पर जो शरीफों का और जरदारियों का। रजा रूमी साहब ने एक वर्ड यूज किया था, उन्होंने कहा था कि से जुड़े हुए हैं ये सब आपस में, तो ये आसानी से टूट नहीं सकते। वो हमारे यहाँ उर्फ़ आम में कहा जाता है कि जी जब तक किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का किला मजबूत है और वो एक पेज पर है मुक़्तदर कुव्वतों के साथ, तब तक उसके हौसले जवान रहते हैं कि अभी मुझे कोई सियासी कुव्वत, कोई मुखालिफ कुव्वत जो है वो हटा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती। तो इमरान खान को शायद अभी तक ये वाला कॉन्फिडेंस भी है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेकर मैं इन ऑप्शंस पे बात करना चाहूँगा कि क्या अपोजिशन की सियासी जमातों के पास इस वक्त जो सियासी रास्ते हैं उसमें से सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? वो क्या कर सकते हैं? क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएल मिलकर कोई मूव बना सकते हैं, या ये ऑप्शन ही इस वक्त उनके पास मौजूद नहीं है क्योंकि इस ऑप्शन पर अभी तक शायद बातचीत ही शुरू नहीं हुई? तो इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऑप्शन क्या है? क्या ये कि कम से कम 1 साल के लिए चुप करके बैठ जाओ और इनको खुद नाकाम होने दो, फिर हमारा काम शुरू होगा, फिर हमारा खेल शुरू होगा, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि ये गवर्न नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पर अभी मलिक साहब भी बात करते हैं और बरेलवी साहब भी। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रजा रूमी साहब, जरा ये बताइए कि इस वक्त पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है, पॉलिटिकल पार्टीज यानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, 2 बड़ी पार्टीज, इनके पास ऑप्शंस क्या है, रास्ते क्या हैं सियासी? क्या उनकी आपको सियासी हिकमत अमली ये नजर आ रही है कि खामोश होकर बैठ जाओ, कोई एहतजाज ना करो और इनको नाकाम होने दो, जब ये नाकाम होंगे तब हमारा खेल शुरू होगा, या कुछ और सोच रहे हैं ये आपके ख्याल में? जी देखिए, बात यह है कि उनकी तो वो पब्लिक में भी कह चुके हैं, प्राइवेट में भी वो ऐसी बातें करते हैं कि ये हुकूमत जो है ये डिलीवर नहीं कर पाएगी और इसने खुद ही नाकाम हो जाना है, इसलिए इसको टफ टाइम ना दो और इसको जो अंग्रेजी में कहते हैं ऑटो डिस्ट्रक्ट होने दो।
लेकिन बात यह है कि वो अपोजिशन ये भूल रही है कि इमरान खान साहब जो है उनके साथ लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, मीडिया के अंदर उनके साथ लोग मौजूद हैं, और ये ना भूलिए कि मुल्क के बहुत सारे इदारे भी उनको फेवरेबली देखते हैं, चूंकि वो एक ईमानदार सियासतदान है, उनके माजी जो है बेदाग है करप्शन के हवाले से। तो जब आपके पास ऐसी एक स्ट्रेंथ्स हो तो इतना आसान नहीं होता उनको निकलना। लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन का एक जो है इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको कानूनी जंग बिल्कुल लड़नी चाहिए, अपने ऊपर इल्जामात जो लग रहे हैं उसका दिफा करना चाहिए, कोर्ट में अपील करनी चाहिए, सड़कों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब को अभी आए हुए मुश्किल 4 महीने हुए हैं और उनको मौका दीजिए कि वो अपना टर्म पूरा करें और वो जो उनके वादे हैं वो पूरे करें आवाम से। और इमरान खान साहब को अपने वजीरों को समझाना चाहिए कि नैब के ऊपर बयानबाजी बंद करें, क्योंकि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो नैब की तर्जुमानी काम कर रहे थे तो ये मसला कहीं हल होगा। राइट सर। रज़ा रूमी साहब, मेरे खुर्रम शेर जमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मुख्तसर से बात करना चाहूंगा। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आप शायद किसी मीटिंग में थे और आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कितने लोग आपसे पीपल्स पार्टी के राब्ते में आ चुके हैं, जिन्होंने पीपल्स पार्टी से डिस्कनेक्ट कर दिया, वो उनके फ़ोन नहीं उठा रहे और अपने फ़ोन या तो उन्होंने बंद कर दिया और आपसे वो राब्ते में? देखिए, ऐसे बेशुमार लोग हमसे राब्ते के अंदर हैं, लेकिन देखें सबसे बड़ा मसला क्या है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त इस सूबे के अंदर वो है कि बिल्ली को जो है ना हम दूध की हिफाजत के लिए छोड़ रहे हैं। आपसे मैं सवाल करता हूँ कि हम इनको छोड़ सकते हैं? जब आपको मैं बताऊँ ना कि जब हुकूमत के नुमाइंदे जब आवाम की खिदमत के बजाय करप्शन में लग जाए ना, तो दीवार के ऊपर लिखा हुआ होता है कि हुकूमत ने अब जाना है, इसका तख्ता उलटना है। हमारी जो सबसे पहली डिमांड है, वही डिमांड ये है कि सूबे के चीफ मिनिस्टर को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। वो सादिक और अमीन अब नहीं है। हाँ, अगर सादिक और अमीन वो समझते हैं तो जाएं, वो साबित करें, जाके अदलिया के पास जाएं, GIT से जो जो चीजें रिवील की हैं अपने आप को साबित करेंगे, सादिक और अमीन है और इन सब चीजों के अंदर वो मुलविस नहीं है। लिहाजा हमारी पहली डिमांड ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे मामला इससे पहले और ज्यादा खराब हो, चीफ मिनिस्टर को फौरन तब्दील करें। मैं समझ रहा हूँ कि हालात बेहतर हो सकते हैं, कॉपरेट किया जाए, जो इदारे हैं जो तहकीकात करेंगे। अगर सीएम को तब्दील करने का मुतालबा पीपल्स पार्टी तस्लीम कर लेती है तो आप सिंध हुकूमत गिराने या तब्दील करने का जो ऑप्शन है आप उसको छोड़ देंगे? आप वो कोशिशें तर्क कर देंगे? देखें, हालात के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आ जाएगी और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि जो शख्स जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि उसने सूबे की हिफाजत करनी है, जिसके पास सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां उसके हाथ में है, जो पिछले 11 साल के दौर में फाइनेंस एडवाइजर रहा, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा, जो आज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध है, उसके बाद बहुत बड़े इल्जामात लग गए। ये खरबों रुपए के इल्जामात हैं। आप समझते हैं कि ऐसे शख्स को छोड़ा जा सकता है, सूबे की जिम्मेदारी? लेकिन खुर्रम साहब, अगर पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह को हटाकर मिसाल के तौर पर नासिर हुसैन शाह को लगा देती है तो आपके ख्याल में कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा इससे? मैं आपसे ये कहूंगा कि कम से कम मौजूदा हालात के अंदर कुछ बेहतरी आ जाएगी। इस चीफ मिनिस्टर को एट एनी कॉस्ट जाना है। ये चीफ मिनिस्टर किसी भी शख्स को इस वक्त पूरे सूबे के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। जिसको जिम्मेदारी दी गई थी हिफाजत करने के लिए, वो खुद इसके अंदर मुलविस है। जो कुछ GIT ने रिवील किया है, उसके बाद सूबे सिंध की कोई भी अपोजिशन जमात जो है वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनको। और खुर्रम साहब, अगर पीपल्स पार्टी मुतालबा नहीं मंजूर करती और वो कहती है कि जी मुराद अली शाह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, क्या करेंगे? के खिलाफ, इस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हम एक भरपूर तहरीक चलाएंगे, सूबे भर के अंदर तहरीक चलाएंगे। जब तक ये चीफ मिनिस्टर को तब्दील नहीं करेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो तहरीक एहतजाजी तहरीक होगी, सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं? किसी भी किस्म की तहरीक हो सकती है। हमें अपने मुल्क को बचाना है, हमने अपने सूबे को बचाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें किस मैंडेट के बिना पे इक्तदार के अंदर आई है। मैंडेट ये था कि जिन लोगों ने करप्शन की है उनको जेलों में भेजना है, जो मुल्क से लूटा हुआ पैसा बाहर गया है उस पैसे को वापस लेकर आना है, और सबसे बड़ी बात आखिर में लोग करप्ट हैं उनका एहतसाब करना है। हम पीछे नहीं हट सकते हैं, हमारा मैंडेट ये है, इस सूबे को हमने बचाना है और हम आवाम को इन लोगों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। जो कुछ खुर्रम साहब आप कर रहे हैं यहाँ पर सिंध में, एक पॉलिटिकल चेंज की एफर्ट्स कर रहे हैं, इसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुकम्मल हिमायत हासिल है? में बात यह है कि सूबे के किसी भी शहरी से आप बात करें, पूरे मुल्क के किसी शहरी से बात करें कि जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, जो ऑडिटर जनरल पिछले 11 साल से किताबें छापता हुआ आ रहा है सिंध हुकूमत के खिलाफ, तो मैं आपसे कहूं कि वजीर आजम की तो चलिए आप बात करें, उनके अलावा किसी भी शख्स से बात कर लें आप, पूरे पाकिस्तान में कौन एक्सेप्ट कर सकता है? इंसान कोई पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है इस हुकूमत को। तो प्राइम मिनिस्टर की हिमायत हासिल है। खरबों रुपए की करप्शन चल रही है और जाहिर है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। सिंध के अंदर सिंध की जिम्मेदारी हमारी है, हम आवाम का वोट लेकर आए हैं और आपको प्राइम मिनिस्टर की हिमायत हासिल है सर?
मैंने आपसे कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा हमें यही टीच करते हैं कि जहां पे नाइंसाफी हो उसके खिलाफ आवाज उठानी है। अच्छा खुर्रम साहब, आप अभी तक जो कुछ मुतालबे कर रहे हैं या मूव बना रहे हैं पॉलिटिकल, ये जेआईटी की रिपोर्ट की रोशनी में बना रहे हैं। गोया जेआईटी की रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उस पर जरा नहीं हुई, उस पर वो ट्रायल कोर्ट में नहीं गई, अभी उसके सही या गलत होने का तयन नहीं किया गया और आपने फैसला कर लिया कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है। खुद से फैसला कर लिया सर आपने? देखिए, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम पिछले 5 साल से सिंध असेंबली के अंदर ओमनी ग्रुप के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम पिछले 5 साल से शुगर मिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल से हम ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर इरेगुलरिटीज की बात हो रही है, टेंडरिंग प्रोसेस की बात हो रही है, उसके बारे में बात करते हुए आए हैं। कोई नई बात नहीं है इनकी करप्शन के बारे में। हमें तो खुशी इस बात की है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें आज मुल्क के जो आला इदारे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, जिन्होंने जीआईटी रिपोर्ट बनाई है, आज वो बातें भी कर रहे हैं। क्या वजीर आज़म इमरान खान साहब अपने धरनों में, अपने जलसे जुलूसों में ये सब चीजें कहते नहीं रहे? हम तो जमाने से कह रहे हैं, लेकिन आज ये किताबों के ऊपर आ गई है। इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये PMLN की नहीं है। खुर्रम शेरजमान साहब बहुत शुक्रिया, ताहिर मलिक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।